पढ़ने का। इसलिए कोई बंदा कहे ना कि मुझे पढ़ा दो, पकड़ के पढ़ा दो, जो आता है पढ़ा दो। पांचवी का बच्चा भी कहे ना मुझे मैथ पढ़ा दो या कोई, पढ़ा दो उसे। आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे उसको पढ़ाने से। अच्छा, इसका लेक्चर नंबर क्या है? किसका? इंफॉर्मेशन साइंस का? नहीं, इसका मैनुअल सोल्यूशन नहीं। इसमें आपको, मैंने आपको कहा था आपने ना जो है ना वो जो मैकमोहन नहीं है किताब, उसकी एग्जांपल्स करनी है, उसके प्रॉब्लम्स करने। वैसे मैंने किए हुए हैं उसके प्रॉब्लम्स, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है उसके प्रॉब्लम करने की। आपका पेपर जो है ना वो जो बनना है ना वो एग्जांपल्स ही आनी। मैकमोहन की जो ये मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, उसके अंदर मैं अभी आपको ना वो असाइनमेंट बताऊंगा कि कौन कौन से आपने एग्जांपल्स करनी है। उसके एग्जाम मसलन जैसे मैंने अभी इनर प्रोडक्ट पढ़ाई है, इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स हैं उसके अंदर। क्या आप इनर प्रोडक्ट को मैट्रिसेस की फॉर्म में किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसकी मैंने आपको बताया था। नेल्सन एंड च्वांग की जो एक्सरसाइजेज हैं उसकी एग्जांपल्स। किसने? पेपर में दोनों तरह के आएंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें थ्योरी भी आएगी, वो आपसे रीजंस पूछेगा चीज़ों के। वो पूछेगा इनर प्रोडक्ट क्यों यूज़ करते हैं, इनर प्रोडक्ट क्या होता है, आउटर प्रोडक्ट क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, कंप्लीटनेस रिलेशन क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। इस तरह के सवाल हैं, ठीक है। वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाई इसकी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों के नहीं। और फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनमें यूँ आएगा, आपको हो सकता है वो दो मैट्रिसेस दे दे, दो मैट्रिसेस को दे के कहेगा कि इसका इनर प्रोडक्ट निकाल दो, यहाँ कहेगा इसका आउटर प्रोडक्ट निकाल दो, यहाँ कहेगा कि इसको प्रूव करो, एक मैट्रिक्स दे के कहेगा इसको प्रूव करो कि ये लीनियर ऑपरेटर है। ये सारी चीज़ें मैकमोहन की किताब में हुई हैं, सब कुछ जो है उसके अंदर हुआ हुआ है। मैं जान के उसको नहीं फॉलो इसलिए कर रहा क्योंकि जो आपकी कोर्स आउटलाइन उसने उठाई हुई है, वो कोर्स आउटलाइन उसने उठाई हुई है नेल्सन एंड च्वांग। तो मैं उस सीक्वेंस से चल रहा हूँ जो नेल्सन एंड च्वांग का सीक्वेंस, ठीक है। नेल्सन एंड च्वांग जो है ये ग्रेजुएट लेवल की बुक है, मैकमोहन जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल की किताब है। इसके अंदर फिजिकल मीनिंग और थ्योरी ज़्यादा अच्छी उसने एक्सप्लेन की हुई है, उसके अंदर उसने मैथमेटिक्स ज़्यादा किया। तो आपने थ्योरी ये पढ़नी है और मैथ जो है उसकी एग्जांपल्स करनी है, वो एग्जांपल्स पेपर में आनी है। समझ आ रही है बात? तो ये अभी आपको क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत डर लगता था, इसमें कौन सी अभी तक आपने ऐसी चीज़ पढ़ी है कि जो खौफनाक थी? कुछ पढ़ा ऐसा अभी तक? क्या पढ़ा? अभी क्वांटम मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हो। ये उससे जो लोग स्कैटरिंग थ्योरी या परटर्बेशन थ्योरी पढ़ लेते हैं उनके लिए तो ये पढ़ना काम ही कोई नहीं, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, ये बस वैसे लोगों को क्वांटम का नाम लग जाता है ना तो वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है। कुछ भी नहीं है, ये उसका बड़ा सिंपल सा कोर्स है। वो तो आगे जाके फिर जब लोग एमफिल वगैरह में जाते हैं या पीएचडी में जाते हैं तो वहाँ पर इसका एडवांस वर्जन जो है उसको पढ़ते हैं। वो भी इतना टफ नहीं है, वो भी सारा आपने उसकी कोडिंग करनी होती है, ठीक है, प्रोग्राम लिखने होते हैं मैथमेटिका में, मैथ में, C++ के अंदर। और एक और आपको बात बता दूं कि इस वक्त जो क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस है ना, ये सारी दुनिया के अंदर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि अभी क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बनाने की कोशिश जारी है। तो दुनिया जो है इसके पीछे जो है ना वो हाथ तोड़ के पड़ी हुई है इसके पीछे, ठीक है। बाकी फील्ड जो हैं जैसे प्लाज्मा फिजिक्स है या न्यूक्लियर फिजिक्स है या सॉलिड स्टेट फिजिक्स है या नैनो टेक्नोलॉजी, ये सैचुरेट हो गई हैं। सैचुरेट का मतलब होता है कि इनमें अब मज़ीद
काम करने का जो होता है ना वो रहती नहीं है लिमिट। लोग काम कर चुके हैं जितना इनके अंदर उन्होंने करना था। कंप्यूटर ही होगा ना, लेकिन कंप्यूटर इस तरह का होगा कि एक टाइम पे ऊपर ही वो बहुत सारे टास्क कर लेगा। अभी अगर तुम कंप्यूटर चलाते हो, उसको एक टास्क देते हो तो वो एक टास्क करता है, ये मल्टीपल करेगा क्यूबिट की फॉर्म में। क्यूबिट सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट्स होती है, एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। जो आम कंप्यूटर के ऊपर आप एक कोड चलाते हैं, वो एक कोड जो है वो 16 घंटे लेता है, वो क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर 3 मिनट के अंदर रन हो जाए। इतनी स्पीड से जो है वो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो वर्क करते हैं। अभी सिर्फ मसला ये है कि क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर, आगे मैं आपको बताऊंगा, जो हमें प्रॉब्लम ये आ रही है बनाने के अंदर कि जो एक सूटेबल एनवायरनमेंट होता है इसके लिए, कि जिसके अंदर क्यूबिट्स जो हैं वो डेटा को लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें, वो एनवायरनमेंट जो है वो सही तरह नहीं मिल रहा। हम यही चेक करते हैं, हमारी रिसर्च इसी चीज़ के ऊपर होती है कि हमने देखने होते हैं कि कौन से सिस्टम जो हैं वो फिजिबल हैं, कौन से सिस्टम ऐसे अच्छे हैं कि जिनसे हम ज़्यादा क्यूबिट्स जो हैं उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करें। असल में ये सारी रिसर्च, और जिस दिन वो सूटेबल एनवायरनमेंट बन गया उस दिन क्वांटम कंप्यूटर लेकर आप जेबों के अंदर फेर रहे हो। वो अभी वक्त करीब आने वाला कि इतनी रिसर्च जो लोग जो हैं वो कर चुके हैं। बिल्कुल छोटे छोटे कंप्यूटर इतने हाथों में पकड़ के आप फेर रहे हो, ठीक है। उनके अंदर से जो सा मर्जी कोड चला दो, उसके अंदर जितना मर्जी हैवी कोड चलाओ, वो उसी वक्त उसको रन करें। अभी तो आप कोई आम कोड लिखते हैं, मेरे होते हैं कई कोड, मसलन 2-4 लेवल आइटम का लिखा है, 2-5 लेवल आइटम का लिखा है, वो एक एक हफ्ता चलता रहता है लैपटॉप के ऊपर। तो वही अगर मेरे पास क्वांटम कंप्यूटर हो तो वो तकरीबन 10-15 मिनट में, जो हफ्ते में चलता है उसको 10-15 मिनट में रन कर दो। तो इतनी स्पीड होती है। या आगे बातें बताऊंगा आप लोगों को, इसकी सारी आती रहेंगी साथ साथ इसमें। अच्छा, आज जो है वो हमने स्टडी करना है आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज। ये भी आप पढ़ चुके हैं पहले क्वांटम मैकेनिक्स में, इस चीज़ को भी। तो जो आइगन वेक्टर है किसी लीनियर वेक्टर ए का ऑन ए वेक्टर स्पेस इज ए नॉन जीरो वेक्टर, एंड आइगन वेक्टर फॉर ए लीनियर ऑपरेटर, किसी लीनियर ऑपरेटर के लिए ए ऑन ए वेक्टर स्पेस, किसी वेक्टर स्पेस के अंदर इज ए नॉन जीरो, ये एक नॉन जीरो वेक्टर V है, सच दैट A of V is equal to V of V। जहाँ पर V जो है ये क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर है नोन एज आइगन वैल्यू। हेलो अस्सलाम इम्तियाज साहब जी, इम्तियाज साहब कितने हो? अच्छा, तो है ना मैं 79 नंबर कमरे के हथ दे जाओ मनु जी। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, चलो सही, ठीक ठीक है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, ओके ओके ओके। तो वेक्टर स्पेस जो है वो एक नॉन जीरो वेक्टर भी है, सच दैट के ए ऑफ वी, ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। यहाँ पर वेयर V इज ए कम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पर V जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है नोन एज
आइगन वैल्यू, और इसको हम आइगन वैल्यू का नाम देते हैं ऑफ ए की कॉरस्पॉन्डिंग टू वी। कॉरस्पॉन्डिंग टू वी। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो है ये जो v है इसको हम यूज़ कर सकते हैं आइगन वेक्टर के लिए भी, और जो ये तो आइगन वेक्टर यूज़ कर रहे हैं ना, इसको ज़रा इस तरह करके छोटा v लिख ले आइगन वैल्यू के लिए, इसको भी ये इस तरह करके लिख ले आइगन वैल्यू के लिए। अच्छा, अब जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है आइगन वैल्यू की, ये आपने भी पहले पढ़ी हुई है। तो जो करैक्टरिस्टिक फंक्शन है, द करैक्टरिस्टिक फंक्शन ठीक है, जो करैक्टरिस्टिक फंक्शन है is defined to be C of lambda is equal to determinant A minus lambda I। अब यहाँ पर ये डेट जो है ये क्या शो कर रहा है, इट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका करैक्टरिस्टिक फंक्शन है ये सिर्फ ऑपरेटर ए के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। द करैक्टरिस्टिक फंक्शन only depends upon operator A। ये सिर्फ ऑपरेटर ए के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड on the specific matrix representation used for A, जिसको कि आप ए के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है इस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का, वो आप लिख सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो ये आपके पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन जो है ये C ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 के बराबर है, और द आइगन वैल्यूज ऑफ
ए, जो कि आइगन वैल्यूज़ हैं आपके पास, इसको ऑपरेटर कह लें, ऑपरेटर ए, ऑपरेटर ए की। अब जो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम होता है अलजबरा का, उस फंडामेंटल थ्योरम अलजबरा के मुताबिक जो हर पॉलिनॉमियल है हैज़ एट लीस्ट वन कम्प्लेक्स रूट, तो एवरी ऑपरेटर, जो हर ऑपरेटर है, हैज़ एट लीस्ट वन आइगन वैल्यू एंड ए कॉरस्पॉन्डिंग वन आइगन वेक्टर। मतलब हर पॉलिनॉमियल जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर की एक आइगन वैल्यू एट लीस्ट, ज़्यादा भी हो सकती है, एट लीस्ट वन आइगन वैल्यू या एक आइगन वेक्टर तो हर सूरत में हो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा, जो फंडामेंटल थ्योरम है अलजबरा का, उसके मुताबिक एवरी पॉलिनॉमियल हर जो पॉलिनॉमियल है हैज़ एट लीस्ट वन कम्प्लेक्स रूट, हैज़ एट लीस्ट वन कम्प्लेक्स रूट, इसका एक कम्प्लेक्स रूट जो है वो आपके पास होगा। सो एवरी ऑपरेटर ए, तो हर ऑपरेटर ए जो है, चूँकि एक कम्प्लेक्स रूट है, तो हर ऑपरेटर ए जो है हैज़ एट लीस्ट वन आइगन वैल्यू, हैज़ एट लीस्ट वन आइगन वैल्यू and corresponding one आइगन वेक्टर। एक कम से कम जो है वो जरूर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो है वो होगा। अब जो आइगन स्पेस है वो कॉरस्पॉन्ड करता है आइगन वैल्यू v को। द आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्ड्स टू आइगन वैल्यू v is the set of vector तो ये एक सेट ऑफ वेक्टर्स हैं which have आइगन वैल्यू, जिनकी कि आइगन वैल्यू v है। तो इसका मतलब है कि इट इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। इट इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। ये उसकी सब स्पेस है वेक्टर स्पेस की, जिसके अंदर आइगन वैल्यूज जो हैं वो आ रही हैं, ऑन विच ए एक्ट्स
जिनके ऊपर ऑपरेटर ए एक्ट करता है, वो सब स्पेस है, उस वेक्टर स्पेस के अंदर ही वो जो है हमारे पास आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है जी। तो अब अगर हम इसकी डायगोनलाइजेशन करें इन वेक्टर्स की, a diagonal रिप्रेजेंटेशन, तो जो एक डायगोनल रिप्रेजेंटेशन है फॉर एन ऑपरेटर ए, किसी ऑपरेटर ए के लिए ऑन ए वेक्टर स्पेस वी, ऑन ए वेक्टर स्पेस वी, किसी वेक्टर स्पेस वी के ऊपर डायगोनल रिप्रेजेंटेशन, डायगोनलाइज करना किसी मैट्रिक्स को, इज ए रिप्रेजेंटेशन, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ए इज इक्वल टू समेशन आई लैम्डा आई आई आई। यहाँ पर अब जो वेक्टर्स आई हैं ये फॉर्म कर रहे हैं एक ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स फॉर ए विथ कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज लैम्डा। ये ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स है और ये आइगन वैल्यू है। वेयर द वेक्टर्स आई, अब ये वेक्टर आई जो है ये क्या है, ये फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स फॉर ए। आई जो है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रहा है किसी जो आइगन वेक्टर्स हैं ए के लिए, उनके लिए, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो आइगन वैल्यूज लैम्डा आई हैं विद कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज लैम्डा आई, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज हैं वो लैम्डा आई हैं। तो अब एक ऑपरेटर जो है हम उसको ये कह सकते हैं कि आप उसको डायगोनलाइज कर सकते हैं या वो डायगोनलाइजेबल है अगर उसके पास डायगोनल रिप्रेजेंटेशन हो, यानी कि वो डायगोनली रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, तो हम फिर कह सकते हैं कि वो डायगोनलाइजेबल है, यानी कि अगर उसकी डायगोनलाइजेशन की जा सकती है। डायगोनलाइजेशन क्या होती है कि वो एक डायगोनल की टर्म्स हैं उनको आप सेपरेट कर देते हैं, तो उसको कहते हैं कि हमने मैट्रिक्स जो है उसको डायगोनलाइज जो है वो कर दिया। An operator is said to be
डायगोनलाइजेबल इसको डायगोनलाइजेबल आप कह सकते हैं। If it has a diagonal representation, अगर इसके पास डायगोनल रिप्रेजेंटेशन हो, अब इसकी एग्जांपल जो है डायगोनल रिप्रेजेंटेशन की वो हम देखते हैं। एन एग्जांपल ऑफ डायगोनल रिप्रेजेंटेशन, तो इसकी जो डायगोनल की रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए आप ये नोट करेंगे जो पाली मैट्रिसेस हैं, नोट दैट पाली मैट्रिक्स may be written as, तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं z इज इक्वल टू 1 0 0 माइनस 1, और इसको डायगोनलाइज करें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं -1 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं कह देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये डायगोनलाइजेशन, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं किसी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ये मैंने इसको को क्या लिख दिया, आउटर प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट डाउन कर दिया मैंने सब, वेयर the matrix representation, तो जहां पर जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इज विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स 0 and 1, ये 0 और 1 की फॉर्म में है रिस्पेक्टिवली। ये 0 ही 1 लिखा है ना इसमें पाली मैट्रिसेस के अंदर। तो ये जो डायगोनल रिप्रेजेंटेशन होती है इसको बाद दफ़ा हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल डीकम्पोजिशन। डायगोनल रिप्रेजेंटेशन is sometimes known as orthonormal decomposition। इसको बाद दफ़ा हम ऑर्थोनॉर्मल डिकम्पोजिशंस का नाम जो है वो देते हैं।
अच्छा, अब अगर आप कहें कि आपका आइगन स्पेस जो है वो मोर देन वन डायमेंशनल है, व्हेन एन आइगन स्पेस इज मोर देन वन डायमेंशनल, यानी कि एक डायमेंशन से ज्यादा है, तो वी से दैट इट इज डीजेनरेट, वी से दैट इट इज डीजेनरेट, कि ये डीजेनरेट है, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो हम इसको डीजेनरेट कह देंगे। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज, तो मैट्रिक्स ए जो है इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 और 0 0, इसको क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। इसकी आप क्या हैज़ ए 2 डायमेंशनल आइगन स्पेस, इसकी 2 डायमेंशनल आइगन स्पेस है, हैज़ ए 2D आइगन स्पेस, इसकी 2 डायमेंशनल आइगन स्पेस है कारस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 2, कारस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 2। अब इसके आइगन वेक्टर्स जो हैं, द आइगन वेक्टर्स 1 0 0 0 1 0 are said to be डीजेनरेट। तो इसके जो आइगन वेक्टर्स हैं इस मैट्रिक्स के निकाले तो 1 0 0 और 0 1 0 जो हैं ये डीजेनरेट हैं बिकॉज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, बिकॉज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आइगन वेक्टर्स ऑफ ए विथ सेम आइगन वैल्यू। तो डीजेनरेट कब होता है? जब सेम आइगन वैल्यू, तो 2 इनकी आइगन वैल्यूज आ रही है 1 0 0 और 0 1 0 की। अच्छा, अब इसके आगे ही जो है वो 2 एक्सरसाइजेज हैं। 2.11 फाइंड द आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यू एट डायगोनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्ली मैट्रिसेस एक्स वाई और जेड। उसके बाद 2.12 है, एक दिया हुआ है आपको, प्रूव दैट मैट्रिक्स 1 1 0 1 इज नॉट डायगोनलाइजेबल। इसको ये शो करना है कि आप इसको डायगोनलाइजेबल जो है वो नहीं कह सकते। ठीक है, ये 2 आपने जो है वो ट्राई करनी है, ये वाली जो एक्सरसाइज है। इसका सोल्यूशन जो है आपको इन दोनों का डायगोनलाइज करने का तरीका और जो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था। आई थिंक सो क्वांटम 2 में या क्वांटम 1 में मैंने कैलकुलेट करके दिखाए थे वो। ठीक है, उस तरीके से करना। बहरहाल आपको मैकमोहन में से भी ये मिल जाएंगे, तो ये आपने दोनों जो है वो ट्राई करनी है। इसके बाद फिर आगे मैं वो डिस्कस करूँगा एडजॉइंट एंड हर्मिशन ऑपरेटर। तो इसको यहाँ पर जो है वो हम
ख़त्म कर देते हैं। ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ इनको ज़रूर ट्राई किया करें, नहीं होती तो मेरे साथ डिस्कस करें इनको, नहीं आपको मिलती कहीं से नहीं होती तो